एक टूटी फूटी झोपड़ी के आगे एक कार आकर रुकती है जो कलेक्टर साहिबा की होती है। वो कलेक्टर साहिबा जो होती है वो टूटी फूटी झोपड़ी में जाती है जहाँ पर एक मौलवी रहते हैं और उस मौलवी के जाकर पैर छूती है और कहती है कि अब्बा मैं आ गई। जब वो मौलवी उस लड़की को देखता है तो उससे पूछता है कि बेटा तुम कौन हो, मेरे तो कोई बेटी ही नहीं है। लेकिन जो वो कलेक्टर साहिबा होती है वो कहती है कि आप मुझे भूल गए अब्बा जी, मैं शिवानी। जब वो ये नाम लेती है तो वो जो मौलवी होता है उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि तुम अब तक कहाँ थी। जो आसपास के लोग थे वे भी देखने लगते हैं कि मौलवी साहब के तो कोई बेटी ही नहीं थी, तो ये कौन है और मौलवी साहब इस अपनी बेटी क्यों बता रहे हैं और ये क्यों गले लग लग कर रो रही है और ये कलेक्टर साहिबा कौन है। ये जानने के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना बिहार के एक छोटे से गांव में दो पति पत्नी रहते थे। पति का नाम ईश्वर चंद्र था और पत्नी का नाम सावित्री देवी था। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जो इसकी पत्नी होती है ईश्वर चंद्र की, सावित्री देवी, ये प्रेग्नेंट होती है और ये एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। जैसे ही इसे 9 महीने पूरे होते हैं और ईश्वर चंद्र इसे हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद ये एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। जब डॉक्टर साहब बाहर आते हैं वो बाहर आकर कहते हैं कि तुम्हारी बीवी की एक प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी बच्ची हुई है। जब ईश्वर चंद्र ये बात सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और खिलखिलाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर साहब आते हैं फिर कहते हैं कि हम तुम्हारी बेटी को तो बचा लिया लेकिन तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा पाए। जब ये ईश्वर चंद्र ये बात सुनता है तो वो जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी क्यों नहीं बची, आखिर उसे क्या हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि सॉरी। पर जब वो ईश्वर चंद्र अपनी बेटी को अपने हाथ में लेता है तो वो सोच लेता है कि मुझे इसका पालन पोषण करना है और मैं इसके लिए ही जीऊँगा, मैं इसके लिए ही सब कुछ करूँगा। वो अपनी पत्नी का दाह संस्कार कर देता है और अपनी बेटी जो होती है उसके अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद उसे माँ और बाप का दोनों का प्यार देता है। अब उसकी जो बेटी होती है वो थोड़ी थोड़ी दिन बड़ी होती चली जाती है और कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ साल बीतने के बाद उसका वो एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देता है। जब वो उसका अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देता है तो ऐसे ही 9-10 साल बीत जाते हैं। जब वो 10वीं क्लास में आती है, 10वीं क्लास में आने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो उसके पिता देखते हैं कि उसने पूरे ज़िले में टॉप किया है। वे अपने बेटी के पीठ पर थपथपाते हैं हाथ से और कहते हैं कि बेटी तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया और मैं चाहता हूँ कि तुम बड़ी होकर एक अफसर बनो, बहुत बड़ी अफसर बनो। जब उसकी बेटी ये बात सुनती है तो वो उसके मन में ही बैठ जाता है कि मैं बहुत बड़ी होकर अफसर बनूंगी। अब ईश्वर चंद्र जो होता है अपनी बेटी की पास की खुशी में, फर्स्ट डिवीज़न की खुशी में वो पूरे मोहल्ले को मिठाई बांटता है और मिठाई बांटने के बाद कहता है कि मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, तुम लोग एक दिन देख लेना। आस पड़ोस के जो लोग होते थे वे भी खुश होते थे कि इसकी बेटी जो है वो बहुत अच्छी है और ये अपनी बेटी के ही सहारे जी रहा है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसके पिता जो होते हैं एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और वो जो लड़की होती है उसका नाम शिवानी होता है। तो वो लड़की जो होती है वो बिल्कुल अकेली हो जाती है क्योंकि उसका माँ जो होती है वो उसको जन्म देकर ही मर गई थी और जो उसके पिता थे ये यहाँ पर आकर इसका हाथ छोड़ गए थे। लेकिन जब आती है बारी कि शिवानी को कौन रखेगा तो उसके रिश्तेदारों में यही बात हो रही थी कि शिवानी को अपने घर कौन रखेगा। अब बात ये थी कि जो शिवानी को रखेगा उसकी प्रॉपर्टी जो थी, उसकी ज़मीन थी थोड़ी सी गांव में और उसका घर था वो उसके पास ही होगा शिवानी की देखभाल के लिए। अब उसकी बुआ जो होती है वो कहती है कि शिवानी मेरे पास रहेगी, ये मेरे भाई की लड़की है और मैं इसे बहुत अच्छे से रखूँगी और इसे पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, इसकी परवरिश अच्छे से करूँगी। अब शिवानी जो होती है जब सारे रिश्तेदार ये बात कर लेते हैं तो शिवानी को उसके साथ जाने देते हैं और सबकी रजामंदी के हिसाब से वो अपनी बुआ के साथ चली जाती है। मगर जब वो बुआ के साथ जाती है तो उसकी बुआ कुछ दिन उसे ठीक रखती है लेकिन कुछ दिन बाद उससे घर का सारा काम करवाने लगती है। जब वो उससे घर का सारा काम करवाने लगती है तो वो कहती है कि अपनी बुआ से जब कुछ मांगती थी तो उस पर चिल्ला कर पड़ती थी और कहती थी कि तुम्हारे नखरे ख़त्म नहीं होते और तुम्हें हर चीज़ टाइम पर चाहिए। अब वो जो लड़की थी वो परेशान होने लगी थी। वो सोचती कि ये बुआ जो है मुझे घर के काम के लिए लेकर आई है, मेरी परवरिश करने के लिए नहीं लेकर आई। अब वो लड़की जो होती है उसका एडमिशन होना था 11वीं क्लास में। वो कहती है कि बुआ मेरा 11वीं क्लास में एडमिशन करवा दो, अब स्कूल खुल गए हैं। लेकिन उसकी बुआ जो होती है वो कहती है कि नहीं, अगर मैं तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करवा दूंगी तो घर का काम कौन करेगा, मेरे घर का काम तो तुम ही करती हो। अब जब वो शिवानी ये बात सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो सोचती है कि पापा काश आप अगर यहाँ होते तो मैं आज पढ़ लिख लेती। लेकिन वो लड़की फिर से अपने पिता की बात सोचती है कि उसके पिता ने उसे ये कहा था कि बेटा बड़े होकर तुम अफसर बनना। अब वो लड़की उसके दिमाग में ही बात बैठी हुई थी। अब उसकी बुआ तो कुछ करने वाली नहीं थी। अब वो घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी बुआ ने वो घर बेच दिया था और उसकी जो ज़मीन थी वो भी बेच दी थी। अब वो क्या करती तो करती क्या, मगर उसे इस घर में नहीं रहना था।
वो एक दिन सोचती है कि मुझे इस घर से जाना है। जैसे ही उसकी बुआ घर से बाहर जाती है और वो घर मौका देखती है, मौका देखते ही वो घर से भाग जाती है। घर से भागने के बाद वो एक स्टेशन पर जाती है और स्टेशन पर जाने के बाद वो ट्रेन का इंतजार करती है। ट्रेन का इंतजार करते करते उसे रात हो जाती है और जब रात हो जाती है वो ट्रेन में जाती है तो वहाँ पर इक्का दुक्का आदमी थे। अब वहाँ पर एक लड़का था जो उसे घूरे जा रहा था। जब वो उसे घूरे जा रहा था तो शिवानी अपनी नज़रें चुरा रही थी और अपनी नज़रें नीचे करके बैठ जाती है, लेकिन वो लड़का लगातार उसे घूरे जा रहा था और वो अपने दोस्तों को कॉल करता है। शिवानी ये सब चीज़ देख रही होती है वो कि अपने दोस्तों को कॉल कर रहा है। जब अपने दोस्तों को कॉल करता है तो वो कहता है कि उसे अगले स्टेशन पे मिलो। जब वे उसके दोस्त से अगले स्टेशन पर मिलते हैं तो उसके जो दोस्त होते हैं वे उस डिब्बे में चढ़ जाते हैं, लेकिन शिवानी समझ जाती है कि ये सही नहीं है। शिवानी उसी स्टेशन पर उतर जाती है और उस स्टेशन पर उतरने के बाद वो चलने लगती है, लेकिन वे लड़के भी वहीं पर उतर जाते हैं और उसका पीछे करने लगते हैं। जब वो लड़की देखती है कि मेरा पीछा कर रहे हैं तो शिवानी जो होती है उसे एक मस्जिद दिखती है और मस्जिद में एक मौलवी साहब जा रहे होते हैं, तो उनको बुलाती है और कहती है कि बाबा मुझे आप पनाह दें। तो वो जब उसकी बात सुनता है तो देखता है टाइम के सुबह के 4 बजे हैं। जब सुबह के 4 बजे हैं तो वो कहता है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या अकेले क्या कर रही हो। तो वो लड़की बताती है, अपनी कहानी बताती है, सब कुछ बताती है। पहले ये बताती है कि बाबा मेरे जो पीछे लड़के हैं उन्हें रोकिए, वे यहीं बाहर मस्जिद के खड़े हैं। तो बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद देखता है कि वहाँ पर वे लड़के नहीं थे, वे भाग चुके थे। अब वो उससे आकर पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तुम इतनी रात को अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मेरी माँ जो होती है मुझे जन्म देने के बाद ही मर चुकी थी और जो मेरे पिता थे वे मुझे हाल फिलहाल में ही छोड़ कर गए हैं। मेरी जो बुआ थी, बुआ ने घर की सारी ज़मीन बेच दी और मुझे घर का काम करवाने के लिए वो अपने पास रखती है और मैं पढ़ना चाहती हूँ। जब मौलवी साहब उसकी बातें सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंसू आने के बाद वे कहते हैं कि ठीक है तुम कहाँ रहोगी अब। तो वो कहती है कि अभी तो पता नहीं मैं कहाँ रहूँगी। मौलवी साहब जो होते हैं कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो। अब वे उसे अपने घर ले जाते हैं और अपने घर ले जाने के बाद कहते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और मेरे साथ रहो। अब वो लड़की जो होती है शिवानी वो खुश हो जाती है और वो मौलवी साहब जो होते हैं उनकी उम्र लगभग 55 साल होती है। अब वे शिवानी को अपनी बेटी जैसा मानते थे और उसके साथ रहने लगते हैं। अब उनका भी मन बट जाता था, वे भी खुश रहते थे। अब वे दोनों साथ रहने लगते हैं। जैसे ही शिवानी का स्कूल पूरा हो जाता है उसे 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बीत जाने के बाद अब उसकी ग्रेजुएशन का टाइम आता है। तो वो मौलवी साहब से कहती है कि मुझे अब बाहर जाना है पढ़ने के लिए। तो मौलवी साहब जो होते हैं कहते हैं कि तुम ठीक है बाहर चली जाओ, मैं तुम्हें पढ़ाई का पूरा खर्चा दे दूंगा। वे धीरे धीरे करके कहीं से पैसे लेकर आते हैं उसके खर्चे के लिए और उसे दे देते हैं। लेकिन जैसे ही शिवानी बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद वो सोचती है कि मैं मौलवी साहब के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाना चाहती हूँ। जैसे बाहर जाती है, बाहर जाने के बाद उसे एक होटल दिखता है, उस होटल में जाती है और होटल में जाने के बाद वो काम मांगने लगती है। काम मांगते हुए जब वो कहती है कि साहब मुझे काम दे दो, तो मैनेजर उसे देख रहा होता है कि वो बाहर किसी से बात कर रही है। तो मैनेजर बाहर जाता है और कहता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती है कि मुझे काम चाहिए सर, मुझे काम दे दो, जैसा भी काम होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो मैनेजर जो होता है उसका ओनर भी होता है होटल का। वो कहता है कि ठीक है काम तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारा मम्मी पापा तुम किसके साथ रहती हो मुझे ये सब जानना है। तो वो बताती है कि मेरी, वो अपनी पूरी कहानी बताती है और जब उसकी कहानी सुनते हैं वे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आंसू आने के बाद वे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर पढ़ने का इतना जज्बा है, इस जज्बे को देखकर मैं बहुत भावुक हो चुका हूँ। मेरी बेटी जो है मैं भी चाहता था कि वो पढ़ लिख कर तुम्हारे जैसी बने, लेकिन वो पढ़ लिख कर ऐसी नहीं बन पाई और वो घर बैठ गई और अपनी अपनी चलाती है। मैं तुम्हारे अंदर अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाना चाहता हूँ और मैं जितना तुम पढ़ना चाहो मैं तुम्हें इतना पढ़ाना चाहता हूँ। जब वो लड़की ये बात सुनती है तो वो कहती है कि नहीं साहब मुझे काम भी चाहिए। तो मैनेजर जो होता है वो कहता है कि तुम इस होटल में रुको, जो भी काम तुम मन करे तुम्हारा करने का वो कर सकती हो। अब वो ऐसे ही करने लगती है और उसकी ऐसे ही 3 साल बाद ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है और वो इधर कोचिंग की भी तैयारी कर रही होती है और कोचिंग की तैयारी कर रही होती है। तो जो मैनेजर होता है उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाता है, उसकी कोचिंग का खर्चा उठाता है और एक दिन वो नीट में क्लियर कर लेती है और वो कलेक्टर साहिबा बन जाती है। जब वो कलेक्टर साहिबा बन जाती है तो उस मैनेजर के पास आती है, उस होटल में आती है और होटल में आने के बाद कहती है कि उसे वो अपने पिता का दर्जा देती है और कहती है कि पिताजी मैं कलेक्टर साहिबा बन गई। जैसे तुमने कहा था ना कि तुम मेरे अंदर अपनी बेटी देखते हो तो अब आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। और वो उसके पैर छूती है और वो जो मैनेजर होता है उसे आशीर्वाद देता है और कहता है कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी जो जिंदगी पीछे ऐसी कटी है वो आगे जाकर ऐसी ना कटे। वो इसे ऐसा आशीर्वाद देकर वो जो अपने स्टाफ को मिठाइयाँ बांटता है और कहता है कि आज मेरी दूसरी बेटी जो थी वो आज अफसर बन गई है।
अब वो जो शिवानी होती है उसे ख्याल आता है मौलवी जी का, क्योंकि उसे बाहर आकर कई दिन हो चुके थे, लेकिन वो मौलवी से बात नहीं कर पाई थी। और वो सोचती है कि मुझे गांव जाना चाहिए, गांव जाकर मुझे उनसे मिलना चाहिए, वो उनका आभारी है, मैं उनका एहसान किसी भी तरह से नहीं चुका सकती। जब वो मौलवी साहब के गांव जाती है और गांव जाने के बाद देखती है कि मौलवी साहब का घर नहीं है और वहाँ पर कोई घर ही नहीं है, तो आसपास के पड़ोसी होते हैं उनसे पूछती है कि यहाँ पर जो मौलवी साहब रहते थे वे कहाँ पर रहते हैं। तो जो एक पड़ोसी होता है वो बताता है कि यहाँ पर रहते थे लेकिन अब नहीं रहते हैं, वे एक झोपड़ी में रहते हैं और गाँव के जो बाहर झोपड़ी है वहाँ पर रहते हैं। जब वो गांव के बाहर जाती है और गांव के बाहर जाकर जब टूटी फूटी झोपड़ी के आगे एक गाड़ी आकर रुकती है और जो कलेक्टर साहिबा की होती है, तो आसपास जो व्यक्ति जा रहे होते हैं तो वे भी देखते हैं कि झोपड़ी के आगे कलेक्टर साहिबा की गाड़ी आकर कैसे रुकी है। तो वो अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद देखती है कि वो जो मौलवी साहब थे वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनको सही से सुनाई भी नहीं देता था और सही से दिखाई भी नहीं देता था। अब वो कहती है कि अब्बा मैं आ गई। तो वो मौलवी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना और तुम मुझे अब्बा क्यों कह रही हो। तो वो कहती है कि अब्बा मैं शिवानी हूँ। जब वो ये नाम लेती है तो वो मौलवी साहब जो होते हैं उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अब तक कहाँ थी और तुम जो अब तुम्हारा जो सपना था वो पूरा तो हो गया ना। वो कहती है कि हाँ अब बजी मैं कलेक्टर साहिबा बन गई। अब मौलवी साहब जो होते हैं जब इसी बात सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं और खुश होने के बाद कहते हैं कि सही है तुम कलेक्टर साहिबा बन गए, अब तुम अपनी ज़िंदगी आराम से काटना। जो शिवानी होती है वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। मौलवी साहब जब उसकी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम मुझे कहाँ ही रखोगी। तो शिवानी होती है वो कहती है कि नहीं अब्बा जी मैं तुम्हारा एहसान किसी भी तरह से नहीं चुका सकती और मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुमने मेरी मुसीबत में कितनी मदद की। अब मौलवी साहब जो होते हैं उसकी बात समझ जाते हैं और मौलवी साहब को वो गाड़ी में बिठाकर अपनी सरकार की तरफ से आवास मिलता है उसमें ले जाती है और उसमें ले जाने के बाद उसको वहीं रखती है। उसके लिए एक नौकरानी छोड़ देती है उनकी देखभाल करने के लिए। अब जो होटल का मैनेजर होता है वो भी कभी कभी उसके घर आया करता था और अपने परिवार के साथ और अपने परिवार को बताता था कि कैसे ये लड़की मुझे मिली थी और कैसे इसने अपनी अपनी कहानी सुनाई। जब उसकी कहानी उसके घर वाले सुनते हैं, उसका परिवार सुनता है, तो वो भी बहुत दुख मनाते हैं और वे भी रोने लगते हैं। अब ये जो शिवानी थी ये भी एक अपनी ही बैच के साथ के लड़के के साथ शादी कर लेती है और सब शादी करने के बाद ये इसके घर आता है और घर आने के बाद पूछता है कि तुम तो एक हिंदू हो और तो ये तुम्हारे अब्बा मुस्लिम कैसे हो सकते हैं। तो बताती है कि ये मेरे अब्बा ही हैं और आज के बाद तुम्हें ये जाति वाति का कोई मतलब नहीं बताना होगा यहाँ पर। जब वो ये बात सुनता है तो कहता है कि तुम मुझे बताओगी तभी तो बताऊंगा। तब वो अपनी पूरी कहानी बताती है और बताती है कि कैसे मौलवी ने उसकी मदद की। जब वो ये बात सुनता है तो वो कहता है कि बहुत अच्छे इंसान है। वो कहती है कि मैंने अब्बा मानती हूँ, तुम्हें भी इन्हें अब्बा मानना होगा और जैसे मैं इनकी कदर करती हूँ तुम्हें भी इनकी ऐसे ही कदर करनी होगी। वो लड़का जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है मैं भी नहीं अब्बा मानूंगा, मैं इनका एहसान कैसे चुका सकता हूँ जिन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की हो। अब जब भी कोई इनके घर आता तो उनको मौलवी साहब को देखता तो वो हैरान रह जाता था कि कैसे एक हिंदू लड़की के साथ एक मौलवी उसका अब्बा बनकर रहता है। तो सबको ये कहानी बताती थी और सबको बताती कि ये मेरे ही अब्बा हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपको परेशान करना नहीं था, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको कहानी के बारे में बताने का था और आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।